देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 को। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अब इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ना हम ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। ओके, यहाँ पर देखिएगा हम लोग ना एक्सपोर्ट के भी चर्चा करेंगे। देखो, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, और इसी के साथ ही बच्चों हम यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स। ओके, तो ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में होने वाला है। तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिंस लिबरलाइजेशन, देखिएगा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ना बच्चों, ये क्या हुआ है, ये मल्टीपल टाइम्स यानी कई गुना क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। ठीक है, और इतना ही नहीं, और भी कुछ है कि इट हैज शोन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन इट्स ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन। यानी जो हमारा इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है ना बच्चों, इनके स्ट्रक्चर में भी हमें बदलाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी हम एक्सपोर्ट की बातें जरा कर लेते हैं, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। ओके, तो इसमें कौन कौन से गुड्स हम देखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे इंजीनियरिंग गुड्स, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पर है बच्चों जेम्स एंड ज्वेलरी, एंड लास्ट में आ जाएगा टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स। ओके, आ जाओ देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग गुड्स की हम बात करेंगे। तो अगर हम इस ये जो हमारा एक काउंसिल है, देखो EGEPC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब ये जो शेयर था, ठीक है, तो इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, 2016-17 में कितना था बच्चों, तो ये था हमारा 25%। ठीक है, और विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टेड आइटम्स आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग, मतलब क्या क्या इंक्लूडेड था आप देखिएगा, तो ऑटोमोबाइल्स और जो ऑटो कंपोनेंट्स थे, इसके अलावा मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2010 से 11 से लेकर के 2014-15 की बात की जा रही है। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है ना बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम $16 बिलियन से कितना ये इंक्रीज हुआ, मतलब कहाँ पे पहुंच गया, तो $24.8 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, यानी हमें क्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में भी हम पीछे नहीं है बल्कि आगे ही बढ़ रहे हैं 2001-2 के बाद से। चलो देखते हैं इसमें क्या बातें बताई जा रही है कि जो इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी है, मतलब हमारी जो पेट्रोलियम की कैपेसिटी है ना दोस्तों, ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है सिंस 2001 to 2002, यानी 2001-2 के बाद से ये क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और इसकी वजह से, ठीक है, ये इंक्रीज होने की वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है पेट्रोलियम के मामले में, तो इसी वजह से क्या हुआ है कि हम क्या हो गए हैं दोस्तों, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है ना, इसके एक्सपोर्ट के मामले में हम हो गए हैं नेट एक्सपोर्टर। नेट एक्सपोर्टर का मतलब जानते हैं आप सभी लोग क्या होता है, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्टर वाले, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेट एक्सपोर्टर यानी क्या, वही ज़्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैड अ शेयर 4.3% इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2001, मतलब 2001 में कितना था 4.3, फिर उसके बाद ये बढ़ा 2013-14 में कितना हो गया, तो 20.1%, 20.1%। ठीक है, चलो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें भी बदलाव देखने के लिए मिला है। देखो इसका 2014-15 में शेयर कितना था आप देख सकते हो, तो 10.4% था। ओके, सो एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम दैट हैज परफॉर्म रीजनेबली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स is chemicals and chemical products. Okay, and the share of this item was 10.4% in 2014-2015. Okay, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, मतलब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले पॉइंट की, विच इज जेम्स एंड ज्वेलरी। तो देखो बच्चों, इसका जो परसेंटेज था एक्सपोर्ट के मामले में 2014-15 की मैं बात कर रही हूँ, तो कितना था भाई, 13.3%। ठीक है, सो जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एक्सपोर्ट अर्निंग इन इंडिया, हैविंग अ शेयर कितना, 13.3%। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो ये बात हो जाती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को, ये जो मेन पॉइंट है ना डेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स की। आ जाओ देखते हैं। तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स टुगेदर अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन 2014-15, यानी 2014-15 में देखो, मतलब जो इंडिया का शेयर है एक्सपोर्ट के मामले में कितना था, ये टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स का
11.3%, ठीक है, याद रखिएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो, इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी अगर देखा जाए तो हम आगे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट की चर्चा करी, एक्सपोर्ट के बारे में हमने समझा कि लगातार जो हमारा एक्सपोर्ट है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, ये बातें हमने डिस्कस करी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इंपोर्ट्स की, ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेट्रोलियम देखेंगे, गोल्ड देखेंगे, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, ठीक है। तो इंपोर्ट में किस किस प्रकार से चेंजेस आए हैं, क्या इसका ट्रेंड रहा है रिसेंटली, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप वही पहले पॉइंट की बात करेंगे, विच इज आर पेट्रोलियम, ठीक है। So petroleum has always remained the most important item of import in India's trade in the pre as well as post reform period। यानी अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम रहा है प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में भी, ठीक है। एंड इट हैड अ शेयर ऑफ 27% इन टोटल इंपोर्ट्स इन 1992, यानी कि इस टाइम पे अगर देखोगे तो शेयर कितना था भाई इंडिया के ये इंपोर्ट का पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 27%, ठीक है, जो करंटली कितना हो चुका है दोस्तों 31% हो चुका है, ठीक है, विच करंटली स्टैंड्स एट अराउंड 31%, यानी ये बढ़ा है, बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, अभी गोल्ड की बात करेंगे। लो भैया सोना, ठीक है, तो सोना बढ़ा है कि घटा है, आप देखते हैं सोने का इंपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ओके। चलो, आफ्टर पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम है बच्चे वो हो जाता है हमारा गोल्ड, ठीक है। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, क्या ऑब्जर्व किया गया है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, इसको अंडरलाइन करना भाई, मतलब क्या हुआ है बच्चे, गिरावट आई है इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 2013-14, ओके। द गोल्ड इंपोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम $53.3 बिलियन इन 2011-12 टू 27.5 बिलियन इन 2013-14, देख रहे हो, मतलब ये यहाँ से कहाँ पे पहुंच गया बच्चों, यहाँ पे पहुंच गया। एंड इसका रीजन क्या था, तो ये वाला रीजन था कि दिस वाज प्राइमरली ड्यू टू फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस, यानी जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस थे उनके घटने की वजह से, और जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग पॉलिसीज मतलब बनाए गए, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें हमें गिरावट देखने के लिए मिली है, किसके मामले में, गोल्ड के मामले में, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, आओ भाई फर्टिलाइजर्स की। तो लो भैया फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं, तो फर्टिलाइजर्स बढ़ा है कि घटा है इसका इंपोर्ट, द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% इन 1991 टू ओनली 1.3% इन 2016-17, यानी इतने से ये इतना हो गया, देख रहे हो, ये 1990 और 91 और 2016-17 में इतना, देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आयरन एंड स्टील की हम बात करेंगे, तो इसमें भी क्या देखने के लिए मिला है हमें, तो यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने मिल रही है। द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.9% टू 2.1% इन 2016-17, ओके। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो बस ये जो डेटा दिया गया, देखो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, बस ये जो डेटा दिया अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ बताओ, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, ये पहले से अभी कितना हुआ 4.9% टू 2.1%, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने इसको सीधा सीधा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने लायक ज्यादा कुछ है ही नहीं, ओके। चलो, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट भी देख लिया, एक्सपोर्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो चलो आज ही मैं आपको ये भी पढ़ा देती हूँ, यहीं पे इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देते हैं, वरना एक और लेक्चर लगेगा इसके लिए, तो चलो इसी में कंप्लीट कर देते हैं। मैंने तो सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट जाने तो ये छोटा सा ही वीडियो अभी बना हुआ है, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में ही, ओके। चलो, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चे, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वैसे तो मैंने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो वर्ड है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स में पहले भी आया था, ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया भी था, लेकिन भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, वापस से हम देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये पढ़ोगे ना, पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक, इसको अंडरलाइन करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर।
कुछ समझ में आया? देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है ना बच्चों, ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड में भी कैसा रिकॉर्ड हम कर रहे हैं बच्चे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। और किसका रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में हमारे, ठीक है, तो उन सबको जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारा डेटा हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अच्छे से समझा ना? एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ो कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। मतलब लगभग 1 साल का हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ जो हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मतलब जो मतलब जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है इन बातों को, इसको लेकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में आइए जरा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ क्या कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री टू द रेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये कह रहे हैं कि क्या होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये एक समरी है। किसका समरी है बच्चे, ये समरी स्टेटमेंट है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, मतलब रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ किस प्रकार से यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जो समरी स्टेटमेंट है, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बात किसने बोली है, तो ये हमारे इन्होंने बोली है, एल्सवर्थ भैया ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रॉस। ठीक है, इनको क्रॉस पढ़ सकते हैं हम। अब ये क्या कहते हैं, तो ये भी वही बातें कहेंगे, आ जाओ देखते हैं। The balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions completed between its residents and the rest of the world during a given period of time, usually a concept of a year। ये तो हमने देखा था, ऊपर ही देखा था। कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बच्चे, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो देशों के बीच में हो रहे हैं, कंप्लीटेड बिटवीन रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। तो ये आपका क्या है, और ये लगभग 1 साल का होता है, यूजुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ईयर। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, यानी ऊपर वाले डेफिनेशन से क्या बात क्लियर हो गई है दोस्तों, तो यहाँ से ये क्लियर हो गई है कि वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सिटीजन्स, यानी देखो जो हम ये कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये सिटीजन्स के बीच में भी हो सकता है, बिजनेसमैन के बीच में भी हो सकता है, फर्म्स एंड गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, मतलब ये सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो वही बातें दी गई है कि इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के साथ जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो वो किसके भी बीच में हो सकता है ना, सिटीजन, बिजनेसमैन, फर्म, गवर्नमेंट्स। ओके, चलो तो ये बातें हमने यहाँ पे समझ ली। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट टॉपिक है बच्चे, जो है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा आ जाओ देख लो बच्चों। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम कहते हैं बच्चे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, यानी इसको इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने यहाँ पे कुछ अपने स्टेटमेंट दिए हैं, डेफिनेशंस दिए हैं, आओ जरा देखते हैं। तो अब ये जो है बेंथम साहब, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। यहाँ पे फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट कौन कहते हैं, सैमुअल्सन साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज, अब देखो यहाँ पे ये सरप्लस और डेफिसिट की बात कर रहे हैं। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और डेफिसिट क्या है, इसको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा। इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, ये कहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होगा, इंपोर्ट वैल्यू कम होगा। देखो ये जो आपका एक्सपोर्ट है ना, ये ज्यादा है, इंपोर्ट क्या है बच्चे, कम है, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेड सरप्लस। तो फिर हम क्या कहेंगे, ट्रेड सरप्लस। और जब इसका वाइस वर्सा हुआ, यानी कि इंपोर्ट इज greater than the export, देखो if import value is greater than the export then it is called a trade deficit। ठीक है, so it is clear from the above definitions that balance of trade includes the value of imports and export of visible goods and invisible goods, यानी visible goods भी इसके अंदर आते हैं, invisible goods भी आते हैं। ठीक है,
इनविजिबल गुड्स का मतलब आप सभी लोगों को पता है? चलो मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बता रही। इनविजिबल यहीं पे तो है, देखो इनविजिबल गुड्स के एग्जांपल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विजिबल गुड्स तो सबको पता है, आंखों से दिखाई देता है। इनविजिबल गुड्स बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी यस एवरीवन, फाइनली आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके चलो अब उसके बाद ये एक्सरसाइज आएगा, तो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। बाकी हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टोटल कितने लेक्चर्स में हमने किए हैं? 4 लेक्चर्स में किए हैं। ओके तो आप लोग अच्छे से पढ़ो ये वाला चैप्टर, और इसी के साथ ही आपका ये जो इकोनॉमिक्स है ना बच्चे, वो हमारा हो गया है कंप्लीट। देखा आप लोगों ने, हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा आपके और भी सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है। अभी तक मैं बता देती हूँ क्या क्या कंप्लीटेड है। आपका पूरा अकाउंट्स हो चुका है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, और क्या हुआ है, मैथ्स भी हो चुका है, कॉमर्स का, और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं बहुत ही जल्द कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट हो जाए। वो भी जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं सबकी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।